अभी हमारे साथ लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज के वरिष्ठ पत्रकार नहीं, पूरे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्राइम के बारे में आपकी जो जानकारी है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा क्राइम के बारे में नहीं, क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में, और मैंने पिछले 35 वर्षों से चूंकि इस विधा में और मैंने सबसे अधिक समय क्राइम रिपोर्टिंग को दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बिहार के बारे में बहुत कुछ जानता हूं और लगातार अपने को अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। आज हम लोग आपसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं पीएमसीएच जैसे संस्थान और बहुत सारे संस्थानों में पत्रकारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है और भारत की पत्रकारिता जो है कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 150वें नंबर पे चली गई है। 180 देशों में सर्वे हुआ है जिसमें से भारत की पत्रकारिता 150वें नंबर पे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमेशा सच को पहरा देने की कोशिश की गई है, सच को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई है और हमारे और आपके जैसे पत्रकार इस प्रतिबंध के खिलाफ ही लड़ते रहे हैं। अब इसे हम कैसे लड़ेंगे, कौन लोग लड़ रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा, सच को उजागर करना हमारा आपका काम है और सच की लड़ाई कठिन होती है। जो आपने कहा पीएमसीएच या फिर दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो देखिए इसे हम समय समय पर तोड़ते रहते हैं और इसके लिए हमारे पत्रकार भाई जान की बाजी लगाते हैं, उन्हें हमें सलाम करना चाहिए। लेकिन हमें अपने भीतर भी और जो नए तरीके हैं सच के प्रकटीकरण की, देखिए हम और आप डिजिटल जर्नलिज्म की ओर बढ़े हैं जहां हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी एक सिटीजन जर्नलिस्ट, हर आदमी के पास आज मोबाइल है और मोबाइल ही आज सबसे बड़ा हथियार है। आपके मोबाइल के सामने AK-47 भी फेल है। ठीक, इनका बात समझने की जरूरत है। आपके मोबाइल के सामने AK-47 भी फेल है और वो तब फेल होगा जब आप सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल समाज के लिए अच्छे ढंग से करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब दो बातें आती हैं जहां हम दिखाना चाहते हैं कहां गलत है, तो हम तो दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको जिनके बारे में दिखाना है उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना है। चलिए, ये हुआ कि पीएमसीएच में हमारा प्रवेश वर्जित कर दिया गया, पत्रकारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसकी लड़ाई एक अलग फोरम पर, लेकिन हमें उन लोगों में भरोसा पैदा करना है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। देखिए, अब इमरजेंसी में मुझे नहीं जाना है। कैसे हम लोग भरोसा पैदा करेंगे? चूंकि आज के समय में कहा जा रहा है कि खबर दिखाना है तो 500 रुपया, दबाना है तो 1000 रुपया। तो कैसे भरोसा? देखिए, अब इस विकृति पर हम क्या कहें, समझे ना, ये विकृति ही जो है पत्रकारिता को निचले स्तर पर ले जाती है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था इस इंटरव्यू को शुरू करने के पहले, जैसा मैंने कहा कि हर हाथ में मोबाइल है तो हर हाथ में एक ताकत है, एक अस्त्र है और शस्त्र है। लेकिन यदि 500 और 1000 और 2000 की आप बात करने लगेंगे पत्रकार, इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल। इसके पहले आपको पता है मैं दैनिक जागरण में था, इसके पहले आज अखबार में था। रोज लड़के मेरे पास भर्ती होने के लिए आते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं से पढ़े होते हैं, जहाँ कोट पैंट टाई, बड़े बड़े घरों के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके पास महंगे लैपटॉप होते हैं, महंगे मोबाइल होते हैं। लेकिन आपको सच कहें, ऐसे ऐसे संस्थान से आते हैं जो 10 लाख 12 लाख रुपया पढ़ाई का लेते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई का। मेरे कई साथी ऐसे हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में भर्ती किया अखबारों में, वे पत्रकारिता संस्थानों में पढ़ाते भी हैं। मैं उनसे कभी कहता हूं कि यार ऐसा है, मेरी मर्जी है कि तुम क्या पढ़ाते हो, मैं तुम्हारे क्लास में बैठकर सुनना चाहता हूं। वो तैयार नहीं होते। वो तैयार नहीं होते। दूसरी बात देखिए, जो मैं कह रहा था, पहले खुद तैयार होना होता है। कि जब लड़के आते हैं हमारे पास भर्ती होने के लिए, मैं बहुत मामूली सवाल पूछता हूं। देखिए, पत्रकारिता क्या है, आप व्यावहारिक जिंदगी को नहीं जानेंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में सवाल पूछता हूं, बिहार में कितने जिले हैं? आपको मैं बताऊं मनीष जी, 95% से अधिक लड़के लड़कियां जवाब नहीं देते हैं और उन्हें ग्राउंड बिहार पर काम करना होता है। मैं जीडीपी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पर कैपिटा इनकम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछता हूं जिले कितने हैं।
मैं पूछता हूं बिहार विधानसभा के विधायकों की संख्या कितनी है, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। अब आप सोचिए, आप चल देते हैं कि वंदे मातरम बताइए, आपको खुद पता नहीं होता है, पता नहीं रहता। हाँ, अगले के सामने, अगले के पास कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए ना। तो देखिए, जब कहते हैं ना कि आप युद्ध लड़ने को जाते हैं, पत्रकारिता एक युद्ध है, समझे, और हम सैनिक हैं इसके। पत्रकारिता एक युद्ध है और हम सैनिक हैं। अगर हम सैनिक ईमानदार रहेंगे तो ये युद्ध जीतेंगे। और 150वें नंबर पे जो भारत की पत्रकारिता पहुंच गई है, यानी सबसे निचले स्तर पे, वो स्तर में सुधार होगा। बिल्कुल। एक और सवाल, पत्रकारिता जो है राजनीतिक दरवाजों का गुलाम होते जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आज के समय में बहुत सारे चैनलों पे आप देखते होंगे कि वो लोग पत्रकार कम और पार्टियों के प्रवक्ता ज्यादा हो गए हैं, और शायद यही कारण है कि 150वें नंबर पे हम पहुंच गए। देखिए, ये बहुत व्यापक विषय है और इस पर जब आप चर्चा करेंगे, देखिए क्या है, यदि आप दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे, मैंने कई देशों की यात्राएं की हैं, वहाँ मीडिया जो है, अखबार है, अखबार की कीमत बहुत है। देखिए, आप कहते हैं ना कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है, कहने के लिए, देखिए कागज में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आपके यहाँ क्या है, जुडिशरी है, आपके यहाँ क्या है, कार्यपालिका है, और आपके यहाँ क्या है, विधायिका है। तीनों सरकार के खर्चे से चलती है। जो आप फोर्थ व्हीलर कहते हैं, उनको इसी व्यवसाय में अपने को जिंदा भी रखना है, और जो जिंदा रखने के लिए प्रयोग होने चाहिए वो एक खर्चीला प्रयोग है। आपने कहा कि नेताओं के यहाँ, पार्टियों के यहाँ लोगों ने घुटने टेक दिए, आपने देखा ना, घुटने टेक दिए, तो घुटने टेकने के बाद की पत्रकारिता भी आगे आई, जिसमें हम और आप हैं डिजिटल जर्नलिज्म में, ठीक है, हम लड़ रहे हैं। अखबारों का क्या हश्र हो रहा है, आप देख रहे हैं, जो ईमानदारी से पत्रकारिता अखबारों में कर रहे हैं और रोज दिन रात एक्सपोज कर रहे हैं, उनके ऊपर ईडी का रेड। नहीं, मैं ईडी की, देखिए ईडी और सीबीआई ये सब तमाम चीजें हैं, मैं तो उसे मानता हूं कि ये स्वागत के तोरण द्वार हैं, इनसे हमको और आपको विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पत्रकारिता है ना, जब ही सेड, उन्होंने कहा, यहां तक सिमट कर रह गई है। आप, मेरे कई जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं अखबारों में, क्योंकि मैं अखबारों में ही पले था, कि अच्छा ये बताओ कि पिछले 1 वर्षों में आपने 4 कौन सी ऐसी खबरें प्रकाशित की जिसे हम कह सकते हैं आपने पाठकों के लिए परोसा, एक्सक्लूसिव? नहीं है। क्योंकि जो आपने कहा, क्योंकि अखबारें जिंदा हैं सरकारी विज्ञापनों से, और बिहार में तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि बिहार में कोई कंपनी नहीं है, बिहार में विज्ञापन नहीं, और विज्ञापन नहीं होगा तो अखबार गुलाम होंगे। तो विज्ञापन किसके पास है, सरकार के पास है, वो गुलाम बना देते हैं। और बिहार पिछड़ापन है। देखिए, हम और आप क्यों जिंदा हैं, क्यों बोल ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गूगल का इतना पैसा आपकी मेहनत के एवज में आएगा, डॉलर में आएगा, और वो सब टैक्स कट कर आएगा। हाँ, इसलिए हम और आप जिंदा हैं। आपको पता है, बिहार सरकार ने एक पॉलिसी बनाई पोर्टल के लिए, लाइफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मुझे पता था कि सरकार से इतने लाख रुपए मुझे हर महीने मिल सकते हैं, लेकिन मुझे यह भी पता था कि इतने लाख रुपए की एवज में हम पर अंकुश कितना लग सकता है। गुलामी की एक दरवाजा को इन्होंने तोड़ दिया है, और मैं भी अपना चैनल चालू किया। आज भी इनके चैनल पे मेरा 3 वीडियो पड़ा है, और पहला मैं किसी डिजिटल चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो इन्हीं के चैनल पे इंटरव्यू दिया था। इसीलिए मैं बिहार का किसी पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा हूं पहली बार, और वो सर आप हैं, चूंकि तो बड़े भाई सर जो भी। अरे मनीष जी, देखिए क्या है कि, तो मैंने सोचा कि मैं सरकार से कुछ लाख रुपए प्राप्त कर लूं, और मैं यह समझ लूं कि हाँ ये तो मेरा नियमित है, लेकिन अंकुश लग जाएगा, तो हम क्यों ना और नवीन प्रयोग करें, क्यों ना हम कंटेंट पर खर्च करें, क्यों ना हम अपने को और अपडेट करें। अब देखिए है क्या कि जो आप कह रहे थे, नई पौध नई फसल जो पत्रकारों की है, या जो माइक लेकर कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। मनीष जी, आप भी जाते हैं, आजकल कोई भी लड़का लड़की, देखिए वो मोबाइल पर इमोजी तो भेजता है, मोबाइल पर गंदे चैट तो कर लेता है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता है।
आप सोचिए, मैं जब कहता हूं बुद्धों का प्रदेश बनता जाए, हमारे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे कल बड़े होंगे, शादी पहले हो जाएगा तब ना। ठीक है, जल्दी शादी हो जाए, इसकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज की तारीख में आपको भी गूगल से, अब पता नहीं कितना करोड़ रुपया कमाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मत पहुंचाइए भाई, हम कुल आय की बात कर रहे हैं, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है। हम और आप एक प्रोफेशन में हैं, तो मनीष कश्यप ने कितना करोड़ कमाया और कितना करोड़ हमने कमाया, तो बैठ के हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए, जब हमने अपनी मेहनत से कमाया, हम अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे ना, आप भी पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे जब अच्छे ढंग से पढ़ गए, बाहर चले गए, वे कहते हैं बिहार क्यों लौटे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब मैं बुद्धों का प्रदेश करता हूं, एक रात एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे फ़ोन किया कि क्या आप कह रहे हैं बुद्धों का प्रदेश, बार बार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है, बुद्धों का। तो हमने कहा ऐसा है श्रीमान, आपकी बेटी को मैं जानता हूं, वो शादी के लायक है। बिहार के किसी शहर में आप शादी करेंगे क्या अपनी बेटी को? बोले वो कैसे होगा, हमें क्यों? तो मेरी बेटी तो DPS RK पुरम में पढ़ी है, तो हम कि लड़का कहाँ से खोजेंगे? तो लड़का ऐसा खोजेंगे जिनके माता पिता यहाँ रहते हो, बुढ़े यहाँ रहते हों, लेकिन बेटा बंगलोर में और दिल्ली में वहाँ काम करता हो। बहुत बड़ी बात है ये, और बिहार के लिए। और ये अगर हम लोगों ने ठान लिया कि बिहार को बुद्धों का प्रदेश नहीं बनाना है, तो शायद से कुछ हो जाएगा, वरना बिहार बुद्धों का प्रदेश सच में। अब दूसरी बात समझिए, हमारे भीतर जातिवाद कितना भरा पड़ा है। जैसे हम बिहार में आते हैं, भूमियार हो जाते हैं, चमार हो जाते हैं, पंडित जी हो जाते हैं, दुसाध हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बिहार से बाहर निकलते हैं, हम बिहारी हो जाते हैं। अभी अभी आप श्रीनगर गए थे, डल लेक भी गए होंगे। डल लेक के बाहर आपने देखा होगा भूंजा बेचने वाले कई लोग, सारे के सारे बिहारी हैं। और ये मत कहिए कि वो दलित और फलित हैं, सभी ऊंची जातियों के लोग हैं, लेकिन वो बिहार में भूंजा नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? तो समाज का यह सोच जो बिहार को और पीछे ले जाता है। अरे पंडित जी के बेटवा पान के दुकान खोल ले, कह रहे कुछ ना मिले तो पान के दुकान खोल ले है। अब देखिए, एक प्रियंका गुप्ता, उसने चाय की दुकान खोली और पूरी दुनिया में छा गई है। मनीष जी, संघर्ष करना पड़ता है। 12 नरसंहार हुआ था। मैं और मधुरेश अभी दैनिक जागरण पटना में बिहार के ब्यूरो चीफ हैं, और वहाँ सामूहिक कत्लेआम हुआ था, टिकारी के पास है। हम लोग रात में लाशों के बीच पुआल पर सोए थे, और अगले दिन सुबह कुछ भी खाने को नहीं मिला था। मैं आज अखबार में था, 1992 की शायद घटना है। और कुछ जेब में पैसा, खाने को कुछ नहीं। हम लोग शाम को खोजते खोजते कहीं गए थे, वहाँ लिट्टी मिली थी, समझे ना। कौन सा तेल में छना हुआ होगा ये भी पता नहीं है, समझे ना। तो आपको और हमारे पत्रकार बंधुओं को देखिए, शॉर्टकट से भागना पड़ेगा हमें और आपको। और जो भी नई पौध आ रही है, आपके पास भी आ रही है, आप उसको कहिए पहले पढ़ो, पहले सीखो, समझे ना। तो यदि हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, समझे ना, तो फिर 150वें नंबर पे हमारी पत्रकारिता पहुंच चुकी है 180 देशों में से। इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट, और सरकार इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा, उसके ऊपर कुछ बातें बताइए। देखिए, सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि इम्प्रूवमेंट हो। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पत्रकारिता में कुछ बड़ा बदलाव हो और पत्रकारिता अच्छे नंबरों पे आए। तो इसका मतलब है कि पत्रकारों को प्रयास करना होगा। मीडिया और मीडिया हाउस में बहुत अंतर होता है। मीडिया हाउस में जो है 500 करोड़ 700 करोड़ महीना का खर्च होता है जी, बिल्कुल। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो राजनीतिक दरवाजों पे जो है माथा टेक के अपना खर्च निकालने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी को याद कीजिए, रामनाथ गोयनका को याद कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस को याद कीजिए। तो हर कोई इंडियन एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, समझ लीजिए, हर कोई रामनाथ गोयनका नहीं हो सकता है। आज हर जो न्यूज़ चैनल है और जो मीडिया हाउस है, एक व्यावसायिक घराना है, ठीक है ना। और यानी मीडिया हाउसेस को व्यावसायिक घराना नहीं बनना होगा। तो ये देश के जनमानस को भी समझना होगा कि यदि आप स्वतंत्र पत्रकारिता चाहते हैं तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। जब खर्चा ही नहीं चलेगा, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मेरे पास लड़के आते हैं, कहते हैं मैं क्रांति करने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं क्रांति बिना पैसे के करोगे? मतलब बिना वेतन का करोगे? कहेगा नहीं।
तो जब आप क्रांति करने के लिए तैयार हो, आपको पैसा भी चाहिए, तो जिसको पैसा देना उसे पैसे की व्यवस्था भी करनी होगी। मैंने कहा देश का पब्लिक जो है उस प्रकार के पत्रकारों को, उस प्रकार के चैनलों को मदद करे जो ईमानदारी पूर्वक जो है खबरों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब सरकारी संसाधन से हमें दूर जाना है, सरकार से हमें संरक्षित नहीं होना है, सरकार की सच्चाई को हमें उजागर करना है, तो हमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए ना। हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? हमारे खर्चे, भाई हम घर बेच के तो लगाने के लिए आए नहीं है। तो आप यदि सपोर्ट करने को तैयार हो तो आपको तो सच्ची खबरें मिलेगी। यानी देश के लोग अगर चाहेंगे तो देश की जो पत्रकारिता का दुर्दशा होते जा रहा है वो बच सकता है। जो भी पत्रकार आपके नज़र में या जो भी चैनल आपके नज़र में ईमानदार है, 1 रुपया ही सही उसका मदद करे, ऐसा कहना है बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार में से एक ज्ञानेश्वर जी का। सही है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, मदद यदि आप नहीं करेंगे तो मालूम ये होगा कि यदि आपने मदद नहीं किया तो वो इतने फटेहाल हो जाएंगे, इतने कंगाल हो जाएंगे, इतने भूखे हो जाएंगे कि वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको मिला तो खत्म हो जाएंगे या तो सरकार के दरवाजे पे चले जाएंगे। तो देखिए, आप भारत के पत्रकारों में एकता नहीं है बिहार में, अक्सर आप देखते रहते हैं। उस एकता को बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, ये जो बौद्धिक लोग हैं ना, इनमें एकता बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है ना? जब एक पर होता है तो दूसरा खुश हो जाता है, दूसरे पर होता है तो तीसरा खुश हो जाता है। तो एक और सवाल, हर दिन किसी न किसी जिला में, आपके पास भी खबर आता होगा, हमारे पास भी आता है, किसी न किसी जिला में पत्रकारों पे फर्जी FIR हो रहा है, हर दिन हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं और जिनके खिलाफ हो रहे हैं और जो उन्हें संरक्षित कर रहे हैं, अब देखिए, अभी हमारे लाइव स्टेज के एक रिपोर्टर पर मानहानि का मुकदमा हुआ। मैं नहीं मानता कि रिपोर्टर पर हुआ है, मैं मानता हूं ज्ञानेश्वर पर हुआ है। समझे ना? और यदि अगले को लड़ना है तो लड़ ले हमसे। हाँ, तो हमें अपनी ताकत और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे होता क्या है, मुकदमा हो गया, हम तो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, यानी हमारी ताकत पब्लिक है। पब्लिक नेताओं के लिए गांधी मैदान में आके भीड़ लगा सकती है, पत्रकारों के लिए नहीं लगाएगी। वो लेकिन पब्लिक को बचाता कौन है? नेता या पत्रकार? पत्रकार। ठीक है ना? यानी जो आपको बचाता है, हालांकि आपके नजर में बहुत सारे पत्रकार बेईमान होंगे, लेकिन पब्लिक के नजर में कुछ तो पत्रकार और कुछ तो चैनल ईमानदार है ना। कम से कम उसके लिए आप लोग भी खड़ा हो, तब जाके कुछ और लोग जो है ना वो बिहार के लिए खड़ा होंगे। बिल्कुल। देखिए, और जब लगेगा कि मेरे साथ लोग हैं, तो देखिए होता क्या, बिहार में मैंने कहा ना, 4 स्तंभ होता है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इन चारों स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ किसको होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये संविधान में लिखा हुआ है। जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? इसको हम और आप मानते हैं, और ये भारत के लोगों की जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि यदि इन तीनों को ठीक से चलाना है, तीनों पर नियंत्रित रखना है, तीनों ठीक से काम करें, तो ये जो 4th पिलर है जिसे आप मीडिया कहते हैं, उसे अपना समर्थन दीजिए, उसे अपनी ताकत दीजिए। 4था पिलर सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, पत्रकारिता। वो पाटीदारी करेगा ना। और सबसे कमजोर अभी वर्तमान समय में कौन है? सबसे कमजोर कौन है? देखिए, सबसे कमजोर तो आप क्या कह लें। देखिए, मजबूत होना चाहिए पत्रकारिता को। हाँ। और सबसे कमजोर ही आज के समय में पत्रकारिता है। इसी के वजह से जगह जगह पे भ्रष्टाचार होता है, लोगों के साथ अत्याचार होता है और हिम्मत नहीं होता है। हालांकि कुछ चैनल और कुछ पत्रकार लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अगर आप सभी जो है ना ऐसे ऐसे पत्रकारों का, ऐसे ऐसे चैनलों का, हमारे जैसे, अगर हम आपके नज़र में अच्छे हैं, तो आखिरी में सरकार को क्या कहना चाहते हैं एक सशक्त मजबूत पत्रकार के नाते?
देखिए, जो सशक्त और मजबूत रहा ना, वो सरकार से डरा नहीं है, चाहे उनकी संख्या 4 हो या 5 हो। यानी आप सरकार से कभी नहीं डरने वाले? क्यों डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? हमें कोई पैरवी करनी है, कोई ठेका लेना है? हाँ, पैरवी करते ही नहीं है, ठेका लेना ही नहीं है। हाँ, तो हमें डरना क्या है? ठीक है, जो करना होगा कर लेना। चलिए, ये इनका आखिरी बात है कि जो करना होगा कर लेना, हम नहीं डरेंगे। और यही हिम्मत और हौसला जो है ना, हर एक मीडिया हाउस के जो मालिक हैं या जो बड़े पत्रकार हैं उनके अंदर होना चाहिए। और ये हिम्मत और हौसला अगर सभी बड़े पत्रकारों के अंदर और सभी मीडिया हाउस के मालिक के अंदर हो जाएगा तो शायद जो है पत्रकारिता बच जाएगी। ज्ञानेश्वर भैया के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो जितने भी ईमानदार चैनल है और ईमानदार पत्रकार है उसके लिए आप लोग खड़े होने का प्रयास करना, तब जाके हर एक चैनल आपके लिए खड़ा होगा और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचेगा। जय हिंद। जय हिंद।